तो दोस्तों आज है अपना सीजन 1 का एपिसोड नंबर 5। कल हमने फील्ड पे चर्चा करी थी, बहुत सारी बातें करी, कुछ सवाल करे और कुछ और इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करी थी हमने। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। वैसे तो ये टॉपिक उतना कोई बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक नहीं है, हम इसको स्किप भी कर सकते थे क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप सबको आता ही होगा। बट स्टिल अगर नहीं भी आता है तो थोड़ी बहुत दो चार बेसिक सी बातें हम कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे बोर्ड एग्जाम के पर्पज से भी, है ना। तो देखो बात करते हैं, मान लो ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पहले आप सिर्फ पॉजिटिव ही मानो। जैसे अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से परे फील्ड लाइंस ऐसे निकलती हैं। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर आप गूगल से फोटो उठा के रखते थे, आपकी ड्राइंग बड़ी बेकार है। कोई बात नहीं यार, जो है जाने दो ना, आप बस कंसेप्ट समझो इसका। पहली बात क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इट इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। इट इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल रखा है तो ऐसा नहीं उसके इर्द गिर्द बाल बाल प्रकट हो गए, अचानक से कुछ ऐसा हो गया, वो हेरी लाइक स्ट्रक्चर आ गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा हमने माना हुआ है। और जहां पे ये लाइंस ज्यादा इंटेंस हैं, मतलब बहुत घनी लाइंस है, ये बाल बाल जो आपको दिख रहे हैं जो कि हाइपोथेटिकल है, ये बहुत घने हैं, ये लाइंस बहुत ज्यादा हैं, पास पास हैं, मतलब वहां पे फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है। तो आप ऐसा कीजिए, आप ये पॉइंट एक लिख लीजिए कि जहां पे फील्ड लाइंस पास पास हैं वहां पे फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, और जहां पे दूर दूर है लाइन है वहां पे फील्ड कम है। वैसे तो ये एग्जांपल मैंने आपको कल फील्ड एक्सप्लेन करते हुए भी दिया था कि जैसे सपोज करो मैं मान लो यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा फील्ड लाइंस बना देता हूं। आप बोलो सर हर तरफ उतनी बनाओ, हाँ ये लो भाई हर तरफ बना दी। तो अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, एक आर्क बना, 1 2 3 4 5 6 फील्ड लाइंस को इसने कट किया, यहाँ पे 3, यानी फील्ड स्ट्रेंथ कम हो गई है। आप और आगे जाओ, जैसे इनको एक्सटेंड करके देखो, यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक ही आई है, यहाँ पे एक भी नहीं आई उतनी आर्क बनाने पे, यानी कि लाइन दूर दूर हो गई, मतलब फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जा रही है और फील्ड इंटेंसिटी भी कम होती जा रही है। पहली बात तो यह है कि अगर गैप ज्यादा है फील्ड लाइंस का तो फील्ड स्ट्रेंथ यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वहां पे कम हो जाएगा। और उल्टा ये भी देख सकते हो, अगर गैप कम है तो फील्ड ज्यादा हो जाएगी, है ना। वो मैंने लिखा नहीं है, बेसिक से बातें आप खुद भी समझ सकते हो। एक और बात, सडन ब्रेक्स नहीं हो सकते। 4 क्रॉस लगाए हैं, यहां पे भी क्रॉस लगा देता हूं। और सर इतने सारे क्रॉस क्यों? आप याद करो, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कल गब्बर सिंह का, कि गब्बर सिंह 50 कोस दूर तक जब बच्चा रोता है तो मां बोलती है बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता, जैसे मान लो ये लाइन है 50 कोस की है, यहाँ तो गब्बर का इलाका है। कौन गब्बर? गब्बर का इलाका भाई दहशत है। कौन गब्बर? ऐसा थोड़ी होगा कि आप ये कबड्डी खेल रहे हो अचानक से 0 हो गई। एक आइडिया है, एक टेंटेटिव आइडिया कि हाँ वहां तक इसका ठीक ठाक दबदबा है, इस इलाके में भाई की चलती है, दूर भी चलती है लेकिन दूर कम चलती है। वो बताया ना, मेरे कोचिंग के बाहर आया था, बच्चों ने कूटा था उसको। तो वो ऐसा होता रहता है जिंदगी में। सडन ब्रेक्स नहीं हो सकते, जहां पे गैप ज्यादा है वहां पे फील्ड स्ट्रेंथ कम है, और जहां पे गैप कम है वहां पे फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो इतनी बात तो सर अपने को पता है। और कुछ बताओ। और ये है कि जैसे मान लो एक नेगेटिव चार्ज भी आपके पास, जैसे कि एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं नेगेटिव के लिए। ये नेगेटिव बना लिया, और थोड़ी फील्ड लाइंस बना लेता हूं, आपको कम लगेंगे नहीं तो ये। तो नेगेटिव पे फील्ड लाइंस ऐसे हैं, नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। आप इस बात से एक पॉइंट और समझें कि इसको ऐसे भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है लाइंस ऑफ फोर्स। क्या बोला जाता है? लाइंस ऑफ फोर्स। इसका तात्पर्य यह है कि अगर आप यहां पे पॉजिटिव चार्ज रख देंगे तो जैसे आपकी फील्ड लाइन है वो वैसे ही भागेगा। यहां पे आप रख दो फील्ड, सॉरी एक पॉजिटिव चार्ज, ऐसे भाग जाएगा जैसे फील्ड लाइन उसे लेके जा रही है, और रुकेगा कहां पे? इन्फिनिटी पे जाके रुकेगा। इसलिए सडन ब्रेक्स नहीं होते हैं। अब मेरी यहाँ पे जो फील्ड है, आप लोग बैठे हो मेरे को सब सुन लो तो ठीक है, मेरी यहाँ पे फील्ड थोड़ी ज्यादा है, अड़ोस पड़ोस में आवाज कम है, पड़ोसी से भाईचारा थोड़ा ज्यादा है, उसके पड़ोस से और कम है, और दूर ज्यादा जाओ तो और कम है ना। तो मेरी कोचिंग के बच्चे तो मेरे को जानते हैं ना कि भाई अड़ोस पड़ोस के लोग, और थोड़ी दूर चले जाओ तो अड़ोस पड़ोस के मोहल्ले के लोग, हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे एक अकेडमी कोई फिजिक्स पढ़ाता है, और दूर जाओ तो कम लोग जानते हैं। अब आप बात करो दुबई सिंगापुर में कौन जानता है? सर आपको कोई नहीं जानता, लेकिन संभावना है कि हो सकता है कोई एक आध आदमी जानता भी हो। ये आदमी वो भी हो सकता है जो इंडिया से ही गया था और वहां पे जाके अपने यूट्यूब के लेक्चर्स देख रहा है, ऐसा हो सकता है।
है ना, तो फील्ड जीरो कहां होगी, इंफिनिटी पे। मंगल ग्रह पे भी जाओगे तो भी वो टेंड्स टू जीरो है, लेकिन एग्जैक्ट जीरो नहीं है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई कि इनको लाइंस ऑफ फोर्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है मैंने आपको बताया। ये अगर आप यहां पे एक चार्ज पार्टिकल रख दोगे तो जिस डायरेक्शन में फील्ड है वो चार्ज पार्टिकल वैसे ही जाएगा। नाउ वन मोर पॉइंट, नेवर इंटरसेक्ट। नेवर, दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती। वो पॉइंट्स आप लिखना, मैं आपको यहां पे बताता हूं अब कि क्यों नहीं करती। मान लो कि ये फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही, ठीक है, तो आपको पता ही है कि फील्ड लाइन मतलब लाइन ऑफ फोर्स है, वहां पे एक चार्ज पार्टिकल है तो ऐसे ऐसे जाएगा। सपोज एक फील्ड लाइन आपके पास ये है और एक ये है, तो यहां पे जो चार्ज पार्टिकल रखा है वो अभी ऐसे जा रहा है, जो यहां पे रखा है आपने वो ऐसे जा रहा है, जो यहां पे रखा है वो ऐसे जा रहा है, और जो यहां पे रखा है वो ऐसे जा रहा है। इधर से जो आ रहा था वो बेचारा ऐसे चलता गया, ऐसे गया। तो यहां पे जब वो पहुंचेगा, चाहे वो किसी भी रास्ते से आया हो, चाहे इधर से आया हो चाहे इधर से आया हो, अब कंफ्यूज हो गया, तो यहां से आया था, बताओ ये मेरी वाली कौन सी, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, मैं कौन सी लाइन से आया था, भूल गया। ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसी कंफ्यूजन फिजिक्स में हो नहीं सकती, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आप देखो तो क्या चीज संभव है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, कितनी, दो। एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, है ना। अगर ये इंटरसेक्ट हो गई तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आप कितनी टेंजेंट बना सकते हो, दो टेंजेंट हैं, जो कि वास्तविकता में इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा संभव ही नहीं है। नहीं तो चार्ज कंफ्यूज हो जाएगा ना कि कहां जाना है, कौन सी वाली लाइन थी, उसकी किस लाइन से वो आ रहा था। अब ये गलत बात है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है सर, नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अति उत्तम, आगे चलो, आगे चलते हैं। अब आप बोलो सर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो तो क्या करोगे, यार यहीं पे बना देते हैं। देखो अब आप थोड़ा सा सोच के देखो, इसको कैसे सोचोगे, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। आप सोचो यहां एक चार्ज पार्टिकल आप रख दो तो वो प्लस धक्का मारेगा, माइनस खींच लेगा, ये लो। ये तब की बात है अगर चार्ज पॉजिटिव है। अगर चार्ज नेगेटिव है तो बाय डिफॉल्ट आप मान लोगे कि जो फील्ड लाइन है उसके अपोजिट आ जाएगा वो। जैसे अगर मान लो आपकी फील्ड लाइन ऐसे है, यहां पे आपने रखा पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज, पॉजिटिव, तो वो ऐसे ही जाएगा, नेगेटिव रख दो तो वापस आ जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं। यहां पे आपने पॉजिटिव चार्ज रखा, सीधा इधर भाग गया, इधर रखा तो हालांकि इस माइनस का भी इंपैक्ट होगा यहाँ पे, बट इसका काफी कम होगा, इसका ज्यादा होगा। तो इधर रखोगे तो इधर भाग जाएगा, इधर रखोगे तो इधर भागेगा, लेकिन वो नेगेटिव खींच रहा है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ऐसे कुछ, यहां से भी यहां पे ऐसे आएगा। इस तरीके से आप इसकी फील्ड लाइंस बना सकते हो। ठीक है, यहां पे और बना लो, ये लो और लो, ये ऐसे निकलती है यहां से, और यहां से एंटर होते हैं। यहां पे कोई है, एंटर, 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 एंटर। अब बोलो सर आपकी ड्राइंग सुंदर नहीं है। हाँ भाई नहीं है यार, ड्राइंग सुंदर नहीं है, मैं लिखता भी अच्छा नहीं हूं, मैं ड्राइंग भी अच्छी नहीं कर पाता हूं, लेकिन ना मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूं, ना मैं आपको ड्राइंग सिखा रहा हूं, और ना मैं आपको हैंड राइटिंग मतलब कर्सिव राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग वो सब सिखा रहा हूं। वो छोड़ो, आप सिर्फ फिजिक्स पे कंसंट्रेट करो। कंसेप्ट समझ आया, इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछो। ठीक है, फील्ड लाइंस की बात हो गई। चलो, ये एक बेसिक थोड़ी बहुत बातें थी फील्ड लाइंस पे जो हमें करनी थी, क्योंकि अनिवार्य थी, और बेसिक बेसिक सी बातें थी। मुझे लगता नहीं कि इस पे बहुत ज्यादा फोकस करने की या बहुत जोर देके समझाने की जरूरत है। सिंपल सिंपल सी बातें थी, आप समझ चुके हो, है ना। तो ये टॉपिक इतना ही था, मुश्किल से 5-10 मिनट का टॉपिक था, मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं, आगे क्या करना है अपने को, आगे करेंगे सर हम डाइपोल पढ़ेंगे। पढ़ो डाइपोल, हेडिंग डाल दी हमने डाइपोल। हाँ सर बहुत बढ़िया, हेडिंग तो डल गई डाइपोल। अब बताओ क्या होता है डाइपोल, ये तो हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। हाँ भाई, ये जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा था कि दो चार्जेस हैं, एक माइनस क्यू ले लो, एक प्लस क्यू ले लो, इनके बीच की दूरी हमने मान ली 2a, ये डाइपोल। हाँ ये डाइपोल। देखते हैं, लिखते हैं, समझते हैं क्या है। व्हाइट कलर ज्यादा सही लगता है ना यार, ये मेरे को किसी मेरे सीनियर ने भी सजेस्ट किया कि व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट नहीं होता, ज्यादा यूज करो। टू इक्वल एंड opposite charges separated by a small distance। तो इसमें पहली बात,
दो चार्ज हैं। कितने हैं? दो। दूसरी बात इक्वल है, तीसरी बात अपोजिट है, और चौथी बात स्मॉल डिस्टेंस। ये दो चार्ज है। हाँ सर बिल्कुल है, दो चार्ज, एक -2 है, एक +2 है। इक्वल हो गए, अपोजिट भी हो गए, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, थोड़ा सा डिस्टेंस है इनके बीच में। आप बोलो सर वैसे आप कह रहे हो थोड़ा सा डिस्टेंस है, वैसे आप ए ना मान रहे, आपने 2a मान लिया, ऐसा कैसे? ये क्या चल रहा है? देखो मैं आपको बताऊंगा अभी, जैसे हम आगे कैलकुलेशन करेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है एक, वहां से इतने डिस्टेंस दूर इसके एक्सिस से, यहां से वहां से, तो हम सेंटर से जनरली इसके सारे डिस्टेंस मेजर करते हैं कि इसकी एक्सिस पे r डिस्टेंस दूर कितनी फील्ड होगी, इसके एक्सिस पे, मतलब एक्सिस पे जिस पे डाइपोल रखा है वो, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो हम जनरली सारे डिस्टेंस जो है वो सेंटर से लेते हैं, इसलिए इसको 2a लिखा है। बाकी अगर कोई साइंटिफिक रीजन है, कोई लॉजिक नहीं है विशेष, बस इसलिए कि कैलकुलेशन आसान हो जाए हम इसको 2a मान लेते हैं। ठीक है जी, मान लिया सर, बहुत बढ़िया। ये माइक में बीच बीच में इसलिए चेक करता हूँ कहीं बंद हो गया हो या ऐसा वैसा ना, कहीं मैं भूल गया हूँ इसको बटन दबाना, इस वजह से। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 2a, छोटा सा डिस्टेंस है लेकिन लिखते हैं हम 2a हैं। बहुत बढ़िया। अब इसमें आपके पास एक क्वांटिटी आती है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, अब ये क्या है इसके बारे में आपको बहुत बेसिक थोड़ी थोड़ी बातें जाननी है, आपको पता होना चाहिए डाइपोल मोमेंट क्या है। बेसिकली ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? P से, डिनोटेड बाय P। P से हमने इसको डिनोट किया। अब आप बोलो सर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। हाँ बिल्कुल होगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है बताओ सर, और डायरेक्शन क्या होती है वो भी बताओ। ये लो, डायरेक्शन होती है भाई इसकी -q से +q, और मैग्नीट्यूड क्या होता है सर? मैग्नीट्यूड भी बताएंगे। मैग्नीट्यूड होता है इसका ईदर चार्ज इनटू सेपरेटिंग डिस्टेंस। आप देखो यहां पे चार्ज कितना है, ये हमने लिख लिया P। ईदर चार्ज मतलब कोई एक चार्ज जो कि है Q। सेपरेटिंग डिस्टेंस इनके बीच का है 2a, तो ये आ गया 2a, हो गया 10 मैग्नीट्यूड हुआ। यानी कि ये है -q, ये है +q, ये होगा वेक्टर P, ये होगा वेक्टर P, और जिसका कि मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड होगा इसका 2qa या 2aq, जो आपको ठीक लगे। तो ये डाइपोल का इंट्रोडक्शन था, और डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बारे में आपको इतनी ही बातें जाननी है, इफ एंड ओनली, ये पता ही होनी चाहिए, और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन में जानना है। एक वेक्टर क्वांटिटी है, P से डिनोट करते हैं, ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, खत्म बात। क्योंकि काफी सारी वैल्यूज जैसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो हम P की टर्म्स में इसके रिजल्ट लिखते हैं, इसलिए क्वांटिटी बनाई गई है। ठीक है, चलो आगे चलें। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी देखेंगे। अब आप बताओ, पहले एक्सिस पे देखना चाहोगे कि इक्वेटोरियल पे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, ड्यू टू अ डाइपोल या ऑफ अ डाइपोल, ये आप स्वयं लिख लेना क्योंकि अभी डाइपोल की बात चल रही है, तो मैं आपको वही बताने वाला हूं। ठीक है सर, बताइए। मान लो ये एक चार्ज है +q, सॉरी इसको -2 ले लेता हूं मैं, इसको +2 ले लेता हूं। ठीक है सर, अब इसके सेंटर से r डिस्टेंस दूर हमने क्या मान लिया? एक पॉइंट P मान लिया। क्या मान लिया? एक पॉइंट P मान लिया। हमें क्या करना है? यहाँ पे फील्ड निकालनी है। निकालो फील्ड। देखो ये प्लस वाला इसकी वजह से उधर होगी, माइनस वाला खींचेगा, लेकिन एक बात तो साफ है, क्या? कि प्लस की वजह से फील्ड ज्यादा होगी। बताओ क्यों होगी? बताओ बताओ। क्योंकि सर ये पास है तो ज्यादा ही होगी ना। हाँ बहुत बढ़िया। अब ये दूरी आपके पास है a, और ये वाली दूरी ये भी आपके पास है, ये भी कितनी है? a। तो यहां से इसके सेंटर पॉइंट से, कहां से? सेंटर पॉइंट से r डिस्टेंस दूर हम एक पॉइंट P है जहां पे हम इच्छुक हैं फील्ड निकालने के लिए, निकालते हैं। अब देखो यहां से पॉजिटिव की वजह से फील्ड हमने ये बना दी, ये हो गई E बिकॉज ऑफ +q, और
ऐसे ही यहां पे बना दो, ये है E बिकॉज ऑफ -q। अब आप ध्यान से देखो, ये वाला वेक्टर मैंने थोड़ा सा छोटा बनाया है, किस लिए? क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज्यादा दूर है, इसलिए इसकी वजह से वहां पे फील्ड होगी थोड़ी सी कम। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, आगे बताओ। अब ई नेट आप लिख सकते हो, तो कितनी आएगी? E बिकॉज ऑफ +q, और इसमें प्लस कर दो E बिकॉज ऑफ -q। वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर की तरह ऐड करेंगे। तो अब आप लिख दो E नेट या E एक्सल, जो आप लिखना चाहो लिख दो, उसके मैग्नीट्यूड की हम बात करेंगे, तो जो कि आएगा कितना? के क्यू बाय ये वाला डिस्टेंस कितना? ये पूरा r -a, तो ये बचा r -a। ठीक है, यही आएगा। हाँ जी सर, यही आएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, ऐसा करो, पहले के क्यू निकाल लो कॉमन। हाँ सर, आ गया। अब ले लो एलसीएम, r माइनस ए आर प्लस ए, ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका स्क्वायर। ऊपर की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? आर प्लस ए का स्क्वायर। जो भी बच्चे मेरे से ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ चुके हैं, अगर वो ये लेक्चर देख रहे हैं, तो कहेंगे सर आपने आज जिंदगी में पहली बार ऐसा लिखा है, नहीं तो आप डायरेक्ट 4ax लिखते हो। हाँ, ऐसा इसलिए कि मेरे को ऐसा लगता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बिगिनर्स हैं, वो भी ये लेक्चर देख रहे होंगे, तो मैंने कैलकुलेशन का एक स्टेप ज्यादा लिख दिया है। तो अब आप इसको सोल्व करो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, ये भी उतना ही आएगा। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया है, उसको करेक्ट करते हैं। बाकी देखो, वैसे ऐसा कोई रूल नहीं है, आप इसको डिस्टेंस को r ले लो, x ले लो, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। या तो हर जगह r लिखो या हर जगह x लिखो, आपको जो सहूलियत हो आपकी, आप लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं उसमें। तो ये ऐसे ऐसे वैल्यू लिख दी हमने। आगे सॉल्व करते हैं। के क्यू तो हो गया, के क्यू ये आएगा 2ar यहाँ का और 2ar वहां का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी कट जाएगा। 4ar डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई 5। अब आपको पता है कि 2aq वो होता है p, तो ये कितना हो जाएगा? 2kp। 2p ये लिख दिया, 4aq की जगह क्या लिखा हमने? p, और नीचे क्या लिखे? यार ये मेरे को x लिखने की आदत है, मैंने दोबारा इसको x ही लिख दिया है। ये है r, ठीक है, क्या है ये? r। तो अब नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर, बहुत ही छोटा होगा, कितना छोटा? बहुत ही छोटा। अगर इसको हम बहुत छोटा माने तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो r की पावर हो जाएगी 4, उतना आप समझ लोगे। अगर r की पावर 4 है तो r कट जाएगा तो r क्यूब आ जाएगा। ये ऐसा इसलिए क्योंकि a जो है वो बहुत ही छोटा है r से, ऐसा हमने माना है। तो ये आ गई है आपकी नेट फील्ड। ई नेट आएगी भाई ये। अब ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा सीबीएसई बोर्ड के लिए लेक्चर देख रहा हो, ये मान ले कि बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं गिन के बता नहीं सकता कि पिछले 10 12 15 साल में कितनी बार ये डेरिवेशन पूछी गई है। या तो एक्सेल पूछी जाती है, इक्वेटोरियल, इन दो में से एक, हर 2-4 साल में पूछी जाती रहती है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये बोर्ड पर्पज से। और अगर आप कॉम्पिटिटिव की बात करो तो वहां पे आपको सिर्फ डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए। आप बोलो सर फिर क्या आपने डिराइव क्यों करके दिया, क्या बोर्ड के पर्पज से? जी नहीं। अगर मान लो ऐसा कोई सवाल कभी आता है, डाइपोल ना हो, कुछ और हो, या कोई और बात हो, तो आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ सवाल आए तो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आई होगी। अब एक चीज और ऑब्जर्व करते हैं इसमें, यहाँ पे P की डायरेक्शन कैसे है? ऐसे, और फील्ड की डायरेक्शन भी कैसे है? ई नेट ऐसे आया। क्या दोनों सेम डायरेक्शन में? हाँ सर, सेम डायरेक्शन में। अगर आपसे कोई पूछे एक्सल पॉइंट पे आपको फील्ड निकालनी है, तो बताओ P और E इनमें एंगल कितना होगा? तो आप बता सकते हो 0 डिग्री का होगा, है ना? सिंपल सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं, आगे चलो सर। अब हम निकालते हैं फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, हाँ सर बताओ, बताते हैं, परेशानी वाली कोई बात नहीं है।
ये दूरी मिड पॉइंट से हम डिस्टेंस लेंगे, कहां से लेंगे? मिड पॉइंट से। ये दूरी a, ये दूरी a। इस बार मैं r मानू कि x मानू? सर x मान लो, x बढ़िया रहता है। नहीं सर r मान लो, पिछली बार भी r माना था। भाई जो मानना है मान लो यार, चलो r ही मान लेता हूं। आप भी क्या याद रखोगे? माइनस क्यू प्लस क्यू, इधर माइनस है तो ये खींचेगा, माइनस है तो खींचेगा। इसकी वजह से फील्ड आएगी इस तरफ, इसकी वजह से फील्ड आएगी इस तरफ। तो मान लो इसका मैग्नीट्यूड है E, इसका भी हो जाएगा E। तो अब हम क्या करेंगे? वही जो बचपन से आज तक करते हैं, कंपोनेंट ब्रेक कर देंगे। ब्रेक कर दिया कंपोनेंट। सपोज करो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, तो हमने मान लिया ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। मान नहीं लिया, अगर ये थीटा एक मान लो, बाकी अपने आप ही थीटा हो जाएंगे। तो अब हम सर इसको सोल्व कर लेते हैं। ये आएगा E साइन थीटा, और ये आएगा E, ये आएगा E कॉस थीटा। ऐसे ही इस वाले E के लिए ये आएगा E साइन थीटा, और ये आएगा E कॉस थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो साइन वाले कंपोनेंट्स कट कुटा के खत्म हो गए, लड़ कट के मर गए आपस में। कॉस वाले बचे, ऐड कर दो। तो E नेट या E इक्वेटोरियल अगर आप कहोगे तो वो कितना आएगा? 2E cos थीटा। आप बोलो सर कल भी ऐसी कुछ बात हुई थी, आपने कहा था इंटीग्रेट करना पड़ेगा, आज आप बदतमीजी कर रहे हो। भाई आज दो ही तो हैं, कल तो जैसे आप कॉन्टिन्यूअस चार्ज की बात करोगे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उन सबको इंटीग्रेट करके उनके कंपोनेंट्स ऐड करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे दो ही हैं, तो आप सीधे सीधे डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। कर दो ऐड। चलो बताओ अब आगे क्या आएगा? आगे का तो सर हमें पता है क्या आएगा। 2 को हम लिखते हैं 2, बहुत बढ़िया। E को हम लिखते हैं E, है ना, जो कि कितना? के क्यू बाय, इस डिस्टेंस को चलो इस बार x ही मान लेते हैं, बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, लिख दिया। कोस थीटा, बताओ सर कोस थीटा तो a बाय एक्स है, ये भी हमें पता है। बिल्कुल मत समझाना कि कोस थीटा a बाय एक्स कैसे हुआ, बहुत बढ़िया। तो अब यहां पे देखो 2QA, आपको पता ही होगा KP। एक्स क्यूब लिखूं, एक्स क्यूब लिखूं या डायरेक्ट R क्यूब लिख दूं? आप बोलो सर इस स्टेप में बदतमीजी हो गई हमारे साथ। एक तो आपने माइनस लगा दिया, ऊपर से आपने एक्स क्यूब की जगह आर क्यूब लिख दिया। एक बात देखो, ये ए तो बहुत छोटा है, तो एक्स क्यूब और आर क्यूब नियरली बराबर ही आएंगे। अब बोलो सर प्रूफ कर दो, कर देते हैं। ये लो एक स्टेप और चाहते हो, इसके बाद एक स्टेप और लिख लो। के पी, ये मैग्नीट्यूड हो रहा है, ये हमने क्या निकाला? ई नेट, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? ये 2K क्यू ए बाय एक्स स्क्वायर। एक्स को आप लिखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और उसकी पावर 1/2, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और उसकी पावर 1/2, और क्यूब है तो लिख दो 3/2। अब आप क्या करोगे कि अगर ये जो r है, ये वाला डिस्टेंस, ये ठीक ठाक है, अच्छा खासा बड़ा अमाउंट है ये एज कंपेयर टू दिस ए, तो आप इस ए को अगर नेग्लेक्ट कर दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, और ये रिजल्ट डायरेक्ट यही वाला रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये स्टेप गायब कर दिया था। मुझे लगा कि आपकी बुद्धि का इतना विकास अब तक हो गया होगा, पर जिसका नहीं हुआ है कोई बात नहीं, समय लगता है थोड़ा बहुत, धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, तो ई नेट यहां पे हमने निकाली माइनस के पे बाय एक्स क्यूब। अब ध्यान दो, एक्सेल में हमने क्या निकाली थी? एक्सेल में हमने निकाली थी 2kp बाय एक्स क्यूब। क्या ई और पी सेम डायरेक्शन में थे? हाँ सर सेम डायरेक्शन में थे। यहां पे क्या ई और पी अपोजिट डायरेक्शन में? हाँ सर अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे पता चला? ये लो, यहां पे पी की डायरेक्शन ये है और ई की डायरेक्शन ये है, ई की डायरेक्शन ये है, तो देखो पी और ई अपोजिट है, इसलिए हमने माइनस साइन लगाया। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बातें आप सबको समझ आई। हाँ सर आगे, बहुत बढ़िया, आगे चलो, आगे चलते हैं। आगे की बात ये है, कुछ इस प्रकार से है कि आप बोलो सर जरूरी तो नहीं है हमसे हर बार फील्ड पूछी जाए या तो एक्सियल पॉइंट पे या इक्वेटोरियल पॉइंट पे, हमसे किसी जंगल पॉइंट पे भी फील्ड पूछी जा सकती है। हाँ बिल्कुल पूछी जा सकती है, वो भी बताओ पूछी जा चुकी है। इनफैक्ट हेडिंग डालूं, ई एट जनरल पॉइंट। ठीक है, जनरल पॉइंट पे देख लेते हैं।
ये हो गया डाइपोल अपना। दिस अंजलि इज माइनस क्यू, दिस अंजलि इज प्लस क्यू, और यहां से ये लो डिस्टेंस कितना ले लूं, इसको आर ही ले लेते हैं। आज ट्रेंड आर का ही, आज एक्स का नहीं है। हाँ एक्स मतलब ये वाला एक्स, ये वाला एक्स नहीं। जब देखो एक्स बोलते ही जज्बाती हो जाते हो। तो डॉट 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 यहां तक चले गए, यहां पे आ गए, ये राजी पॉइंट पी। हाँ सर बताओ, इस पे बताओ फील्ड क्या होगा, यही हम जानने के लिए बैठे हैं। ये लाइन थोड़ी इधर उधर चली गई है, दोबारा बना देते हैं। ठीक, अब देखो माइनस क्यू की वजह से फील्ड कहां आएगी, पता नहीं सर कहां आएगी, आप बस समझा दो, इस बार पूछो कुछ मत, इस बार हमें सिर्फ जान लेना, कुछ नहीं बताना। आपको ये तो पता है ना कि पी इधर होता है, हाँ सर बिल्कुल पता है। अब मैं यहां पे जैसे इस पॉइंट पे बात करता हूं, आप सोच के देखो पी इधर होता है, तो इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है, मान लो ये एंगल आपको थीटा दिया, ये एंगल आपको हमेशा दिया हुआ होगा। तो सर अगर ये पी है तो ये आएगा पी कॉस थीटा, और ये आएगा पी साइन थीटा। अब डाइपोल की डायरेक्शन में अगर आप देखो पी कॉस थीटा, तो एक पॉइंट ये आएगा, ये ऐसा, और एक जो इसके परपेंडिकुलर वाला है वो कैसे आएगा, देखो ये डिस्टेंस इसी लाइन पे देख लो आप, पी कॉस थीटा के अलोंग, और एक है इसके परपेंडिकुलर, तो यहां पे आप लिखोगे माइनस साइन के साथ, ये ऐसा। इस पॉइंट पी को मिटा देते हैं, नहीं तो ये थोड़ा लिखने कम देगा हमें यहाँ पे। पॉइंट पी अगर आपको लिखना है आप यहां लिख लो। अब ये हमें पता है कितना आता है एक्सल पे, बोलो बोलो, 2 kp बाय आर क्यूब। तो यहां पे आप लिख दोगे 2 kp बाय आर क्यूब, लेकिन p की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, p cos थीटा। क्या लिखना पड़ेगा, p cos थीटा। अब ये p sin थीटा, तो ये इधर आएगा इक्वेटोरियल का, ये कितना आएगा, ये आएगा माइनस kp sin थीटा बाय आर क्यूब। हाँ सर इतनी बात तो हम समझ गए। अब ये एंगल था थीटा, इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वही इस पॉइंट पे नेट फील्ड होगी। इन दोनों का रिजल्टेंट आप निकाल सकते हो, कैसे सर, हम निकाल लेंगे ऐसे डॉट डॉट करके, और ये पैरेललोग्राम बना दो, चाहे ट्रायंगल लॉ से देख लो। मान लो ये एंगल फाइव मान, तो ये आ गया सर ई नेट। क्या आ गया, ई नेट। अब बताओ ये ई नेट कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। बहुत आसान है, देखो मैं आपको अभी 1 मिनट में निकाल के दिखाता हूं, देखो बस ध्यान से। ये निकाल लिया जी हमने ई नेट। ई नेट की वैल्यू आएगी कितनी कितनी कितनी, अंडर रूट इसका स्क्वायर, किसका, 2 kp cos थीटा बाय आर क्यूब, इसका स्क्वायर प्लस केपी साइन थीटा, केपी साइन थीटा बाय आर क्यूब, इसका स्क्वायर, यही आएगा। हाँ सर यहां तक तो हमें पता है यही आएगा, आगे बताओ। ये अभी हम निकाल रहे हैं मैग्नीट्यूड, तो ई नेट का मैग्नीट्यूड आएगा आपके पास, देखो ये 2 kp बाय आर क्यूब तो कांस्टेंट है, सॉरी kp बाय आर क्यूब तो कांस्टेंट है। अब बाहर निकाल लोगे, यहां से कॉमन लो, उसका स्क्वायर कॉमन लो, स्क्वायर रूट से स्क्वायर काट दो, तो kp बाय आर क्यूब आ जाएगा यहां पे कॉमन, आ गया सर। यहां क्या बचा, 2 cos थीटा का स्क्वायर जो हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सर यहां तो हमें पता है, देखो एक स्टेप तो हम अगला तो बता सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वो होता है 1, वो तो पिछले जन्म से ही 1 होता है। पुनर्जन्म वाला याद है ना आपको, ई नेट इज इक्वल टू के पी बाय आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये आ गया फील्ड का मैग्नीट्यूड, बहुत बढ़िया। आगे बताओ सर, आगे क्या, अब फाई निकालना है, फाई निकाल लेंगे, निकाल लो। किसने मना किया है, tan फाई क्या आएगा, tan फाई ये आएगा सर माइनस केपी साइन थीटा बाय आर क्यूब, यानी कि माइनस तो छोड़ो, अभी डायरेक्शन की बात हो रही है, तो केपी साइन थीटा बाय आर क्यूब डिवाइडेड बाय केपी कोस थीटा बाय आर क्यूब। लिखो केपी साइन थीटा बाय आर क्यूब इंटू, यहां पे क्या आएगा 2 केपी कॉस थीटा बाय आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब गया, केपी से हरे रंग से काट देंगे, केपी से केपी गया, तो आया कितना tan थीटा बाय 2,
किसकी वैल्यू आई है, tan phi। हाँ सर, आ गई, बहुत बढ़िया। जनरल पॉइंट के नाम से हमें डर लगा करता था, हमें लगता था पता नहीं कितनी लंबी चौड़ी डेरिवेशन है, कितना खतरनाक कंसेप्ट है। कुछ खतरनाक नहीं, आराम से टेक इट इजी। अच्छा सुंदर सा कंसेप्ट है। अब ये फील्ड बिल्ड निकाल लिया, मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और बताया हूं। कुछ बच्चों को लगेगा कि सर वो हमने बहुत कम किताबों में देखा है, कभी कभी हाँ हमें भी टीचर ने बताया तो था। चलो एक डायरेक्ट रिजल्ट मैं आपको बताता हूं कि अगर दो डाइपोल हैं, फोर्स बिटवीन टू, देखो टू डाइपोल्स लिख देता हूं, काफी सारी किताबों में आप देखोगे लिखा रहता है कि शॉर्ट डाइपोल, फोर्स बिटवीन टू शॉर्ट डाइपोल। डाइपोल है तो वैसे ही शॉर्ट ही होगा, है ना। जैसे मान लो एक डाइपोल ये है P1 और एक डाइपोल ये है मान लो P2। इनके बीच की दूरी हमें दे रखी है R। ये है पैरेलल, क्या है ये, पैरेलल। इनके बीच की दूरी अपने को दे रखी है। आप सोचो, अब इसकी वजह से फील्ड निकालो यहां पे, और उस फील्ड की वजह से इस पे फोर्स निकाल लो। जब आप कैलकुलेट करोगे, प्रूफ में नहीं बता रहा हूं आपको, बस डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूं, प्रूफ आपसे कभी कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि बोर्ड लेवल की रेंज से बाहर की बातें हैं। तो डायरेक्ट आंसर आप याद रखो कि जो इनके बीच का फोर्स आएगा वो आएगा K P1 P2 बाय x की पावर 4, ठीक है। और यहां पे लगा दो 3K P1 P2 बाय x की पावर 4, ठीक है। अब अगर ये परपेंडिकुलर है, सॉरी यहां पे P मतलब डाइपोल इस तरीके से थे, अगर ये ऐसे रखे जाएं एक ही एक्सिस के अबाउट, मतलब सेम एक्सिस, सपोज इसका डाइपोल मोमेंट है P1 और इसका डाइपोल मोमेंट है P2, इनके बीच की दूरी आपको दी हुई है R, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब देखो P इधर है, इसका मतलब इसकी नेट फील्ड किधर होगी, इस पॉइंट पे इधर, इसकी वजह से फील्ड आएगी उधर, इसकी वजह से फील्ड आएगी इधर, तो फोर्स इधर लगेगा। यहां पे जो फोर्स आता है वो आता है -6K P1 P2 बाय x की पावर 4। ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट मैंने बता दिया है, अगर कभी कहीं गलती से पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कैसे। इस P1 की वजह से देखो फील्ड तो उधर ही है, फील्ड किस तरफ है, उधर है, और फील्ड उधर है तो ये माइनस इधर प्लस इधर, उस पे उस हिसाब से अगर आप नेट फोर्स देखोगे तो माइनस पे ज्यादा लगेगा, इस पे कम लगेगा, तो नेट फोर्स इधर आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पे आप डायरेक्ट याद ही रख लें तो ज्यादा बेटर है, और अगर आपको सॉल्व करना है, प्रूफ करना है, आप कर सकते हैं, यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन। अगर कुछ डाउट लगे तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं, नंबर तो सबके पास होगा ही, डिफरेंशिएशन वाली वीडियो में दिया था मैंने, ठीक है। तो ये आप इतना देखते हैं, कल के लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे जो कि रहेगा फ्लक्स, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद।